नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा भी इस वक्त आपके सामने है। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, आज सदन में विशेष चर्चा होनी है और ये संविधान पर विशेष चर्चा होगी। आज से 2 दिवसीय विशेष चर्चा जो है वो रखी गई है। लोकसभा में राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। विपक्ष की मांग पर इस चर्चा को 2 दिन के लिए रखा गया है। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी भी आज कहीं न कहीं इस पर बोल सकती हैं। संविधान को लेकर वो भी अपना पक्ष संसद के अंदर रख सकती हैं और ये 2 दिवसीय चर्चा होने वाली है। तो बिल्कुल इसी के साथ अगर बात की जाए, आज ये 2 दिवसीय संविधान पर चर्चा होने वाली है, जिसमें आज विपक्ष भी अपनी बात आगे रखेगा। और हर बार ये देखने को मिला है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी लाल किताब लिए हाथ में खड़े रहते हैं और इस बार क्या कुछ मुद्दे लेकर वो सामने होंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा का जवाब देंगे और साथ ही साथ अगले हफ्ते हो सकता है कि संसद में एक देश एक चुनाव पर भी बात की जाए। और ये कहा जा रहा है कि 2029 तक एक देश एक चुनाव जो है वो देश भर में देखा जा सकता है। तो अहम बैठक, अहम चर्चा ये आज होने वाली है, जहां पर लोकसभा में राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए तो वो चर्चा की शुरुआत करेंगे और विपक्ष की तरफ से पहली बार प्रियंका गांधी जो है वो भी अपनी बात रखने वाली है। तो 2015 में इसी सरकार की तरफ से संविधान दिवस की शुरुआत की गई थी। संविधान दिवस को मनाया जाता था 26 नवंबर के दिन। जैसे ही पिछले महीने 26 नवंबर को संविधान दिवस की बरसी आई, उस दिन विपक्ष की तरफ से सरकार के सामने 2 दिवसीय ये चर्चा रखी गई, चर्चा की मांग रखी गई थी। उसको फिलहाल सरकार ने मंजूर किया है और अब सदन के अंदर संविधान को लेकर जो है वो चर्चा होनी है। जरा लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख लीजिएगा। ये लाइव आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर फिलहाल ये प्रक्रिया शुरू हो रही है और थोड़ी देर में ये चर्चा भी शुरू होने वाली है। लोकसभा से लाइव तस्वीरें आपके सामने। लोकसभा और राज्यसभा से दोनों तस्वीरें हैं जहां पर संविधान पर यह चर्चा हो रही है। लोकसभा में राजनाथ सिंह आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। विपक्ष की तरफ से पहली बार प्रियंका गांधी भी बोल सकती हैं, क्योंकि वायनाड से वो सांसद चुनकर आई हैं और उसके बाद उनका भी प्रवेश संसद में हो चुका है। असेंबली का बहादुरी से सामना करते हुए संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस हमले में एक सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारी भी शहीद हुए थे। ये सभा 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के दौरान संसद की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त सभी महान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि करते हैं। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव पर सियासत जारी है। आपको बता दें, एक देश और एक चुनाव का मुद्दा गरमाते जा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा ये बीजेपी का चुनाव जीतने का जुगाड़ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी अब चुनाव जीतने का जुगाड़ कर रही है। रूपाल, बिल्कुल इसी के साथ जहाँ पर एक देश एक चुनाव पर एक बात की जा रही थी, ये भी हो सकता था कि 2029 तक एक देश एक चुनाव का जो उम्मीदें जताई गई थी उस पर अगर बात की जाए विपक्ष की, तो वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर बात की जाए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो उन्होंने ये बात आगे रखी है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बहुत बड़ी सियासत उसमें कर रही है, जिसको देखते हुए उन्हें तीखा हमला जो है भारतीय जनता पार्टी पर बोला है और ये कहा है कि जीतने का एक जुगाड़ है। तो साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां पर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है कि बार बार देश में आचार संहिता जो है वो चुनावों के चलते लग जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाता है, जिसके चलते काफी काम का जो है वो ठप हो जाते हैं और एक साथ सारे लोग जो है जब वोट देने आएंगे, कहीं ना कहीं पूरे देश में ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी जो है फायदेमंद साबित होगी। उसको लेकर ये बड़ा निशाना सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है साधते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करना चाहती है और ये जीतने के लिए उनके द्वारा हथकंडे या जुगाड़ जो है वो लगाया जा रहा है।
बिल्कुल, तो सरकार के पास कई सारे ऐसे तर्क हैं जिनको सामने रखा गया है, लेकिन विपक्ष क्या इस पूरे मामले को लेकर इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये बड़ी बात है। और विपक्ष के साथ साथ सरकार में जो सहयोगी दल हैं, यानी बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, वो भी क्या इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जरा आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है, और ये पत्र किस मामले को लेकर लिखा है ये आपको बता दें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर यह पत्र लिखा गया है। निशिकांत दुबे की टिप्पणियां अपमानजनक हैं, कांग्रेस ने इस पत्र में मेंशन किया है। झूठे और नुकसान पहुंचाने वाले इरादे हैं। देखिए, कांग्रेस सांसद ने ये पत्र लिखकर ये तमाम बातें इसमें रखी गई हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जहां पर एक तरफ ये बात की जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी टिप्पणी जो है आगे रखी है। और यहाँ पर पक्ष विपक्ष की हमेशा जो है देखने को ही मिलता है कि किस तरीके से टिप्पणियां एक दूसरे पर की जाती है। लेकिन यहाँ कांग्रेस मनिकम की अगर बात की जाए तो झूठे और नुकसान पहुंचाने वाले इरादे हैं, ये भी अपने पत्र में उनके द्वारा लिखा गया है। और ये पत्र जो है स्पीकर को लिखा गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर लगातार ये जो बातें निकलकर सामने आ रही है, ये देखने वाली है। और पक्ष विपक्ष की अगर बात की जाए, तर्क वितर्क हमेशा सामने होता है, टिप्पणियां हमेशा सामने होती है, जिसको लेकर ये पत्र आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उज्ज्वल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बने हुए हैं। उज्ज्वल, जरा पूरी जानकारी इस खबर को लेकर बताइएगा, क्योंकि ये पत्र लोकसभा स्पीकर को लिखा गया है कांग्रेस सांसद की तरफ से। अगर शीतल आप देखेंगे तो लगातार जो है संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, और चाहे सत्तारूढ़ हो या फिर विपक्ष दल हो, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर आप देखेंगे, निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने शून्यकाल के दौरान जो है राहुल गांधी से कई सवाल पूछे थे। उन्होंने तकरीबन 4 सवाल पूछे। उसमें उन्होंने जो है ये बोला, उन्होंने पहला सवाल ये था कि FDN-80 जो कश्मीर को देश से अलग मानता है, उसका राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ क्या संबंध है। इसके अलावा उन्होंने जो है जॉर्ज जोसेफ फंड जो है वो लाता है, और सोनिया गांधी का और जॉर्ज जोसेफ का सॉरेस का क्या कहीं ना कहीं जो है वो रिश्ता जो है वो ये निशिकांत दुबे ने पूछा। इसके साथ साथ कई और भी जो है तीसरे सवाल निशिकांत दुबे ने पूछे, जिसके बाद कांग्रेस के जो तमाम सांसद थे वो कहीं ना कहीं इस पर विरोध जताने लगे। उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने टिप्पणी की है, ये कहीं ना कहीं जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणी है, उनको जो है कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए टिप्पणी की गई है। और इसीलिए ही जो मणिकम टैगोर है, उन्होंने जो है लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा, और उन्होंने ये मांग की है कि जो भी कल निशिकांत दुबे ने बोला है संसद के अंदर, उनके जितने भी शब्द हैं उनको जो है संसद की कार्रवाई से हटाने चाहिए। और देखिए, जो नियम दिया गया है मणिकम टैगोर की तरफ से आह्वान दिया गया है नियम के तहत हटाने से, और तकरीबन जो नियम बताया गया है 352 और 308 का हवाला जो है मणिकम टैगोर ने अपने जो ये पत्र लिखा है इसमें दिया है। अब देखना होगा कि क्या लोकसभा स्पीकर इनकी बात मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि अभी भी शीतकालीन सत्र जो है वो लगातार जारी है। 20 दिसंबर को जो है वो शीतकालीन सत्र ये समाप्त होगा। लेकिन ये समझाइएगा जरा, ये जो आक्रामक रवैया इस वक्त कांग्रेस दिखा रही है, सक्रिय रूप से सामने आ रही है, क्या ये एक रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि अपने सहयोगी दलों ने ही कांग्रेस को कैसे अलग थलग किया है, किनारा किया है, उनके साथ समर्थन में नहीं है। तो क्या कांग्रेस अब समझ चुकी है कि हम राष्ट्रीय पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, कहीं ना कहीं सक्रिय रहना होगा और कोई ना कोई मुद्दे जो है वो उठाने पड़ेंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा, शीतल बीते कई सालों से देखेंगे तो कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा वीक जो नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उसका कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा असर देखने को मिला। राहुल गांधी की खुद की छवि जो है वो सुधरी है, जिसका परिणाम ये रहा कि हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो सीटें हैं वो बढ़ाई, तकरीबन उनका आंकड़ा जो है वो 99 के आसपास पहुंच गया। और फिर उसके बाद गांधी परिवार के 3 सदस्य जो है सब संसद के अंदर पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा के सांसद हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार संसद के अंदर पहुंची हैं, और राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि अपनी रणनीति में उनको बदलाव करना पड़ेगा। जिस तरीके से पुरानी वाली पहले कांग्रेस पार्टी की अपनी अकेली एक अपने ऊपर जो है अपने पैरों पर जो है चलती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई देती थी। इसके बाद उनके साथ जो तमाम विपक्षी दल थे वो एक साथ होते थे। वही रणनीति जो है लग रहा है दोबारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपनाई जा रही है। और यही कारण है स्पीकर को पत्र तो लिखा गया है, अब ये देखना है कि क्या उनकी तरफ से निकलकर सामने आएगा। लेकिन क्या कुछ लगता है ये टिप्पणियां जिस तरीके से की जा रही है,
किसे फायदा किसे नुकसान होगा, क्योंकि जवाब अभी स्पीकर का बाकी है। बिल्कुल, देखिए ये संसद का जब भी सत्र चलता है, चाहे वो शीतकालीन हो, बजट सत्र हो, संसद की जब भी कार्रवाई होती है तो ये एक नॉर्मल बात होती है शीतल, कहीं ना कहीं ये दिखाए जो चाहे सत्ताधार दल हो या चाहे विपक्ष का दल हो, एक दूसरे के ऊपर जो है वो कटाक्ष करते हुए जरूर दिखाई देते हैं। अगर आप विपक्ष के भी सांसद देखेंगे तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मौजूदा सरकार के ऊपर जो है कई चीजें प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब इसी तरीके से बीजेपी की भी तरफ से जो है वो निशिकांत दुबे ने प्रहार किया है। निशिकांत दुबे ने सीधा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट किया, राजीव गांधी फाउंडेशन को टारगेट किया है, चक्रोदा को जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट किया है। तो देखना होगा कि क्या लोकसभा स्पीकर की बात मानते हैं या नहीं मानते। बहुत बहुत शुक्रिया उज्ज्वल, ये जानकारी साझा करने के लिए। उज्ज्वल हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त हमारे सहयोगी बने हुए थे जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है, कांग्रेस अब हर मुद्दे के साथ आगे आना चाहती है और सक्रिय रहना चाहती है। अगर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे, कांग्रेस ने बीजेपी पर निजीकरण का आरोप लगाया है। निजीकरण को लेकर उन्होंने बीजेपी पर या फिर सरकार पर निशाना साधा है। निजीकरण को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है। राहुल गांधी ने निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अक्सर राहुल गांधी अपने भाषणों में जो बातचीत या फिर इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि देश में अब जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनका निजीकरण किया गया है, यानी उनको प्राइवेटाइजेशन किया गया है। ये एक बड़ा मामला इस वक्त राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया है। बिल्कुल, इसी के साथ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा रही है और मोदी सरकार की अगर बात की जाए तो देश की पब्लिक सेक्टर और सरकारी स्टेट का अंधाधुंध निजीकरण कर रही है। ये भी कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और ये भी बात सामने आती है कि हाल ही में संसद में सीएसीए से जुड़े कुछ लोगों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है इनसे मुलाकात की थी। तो साफ तौर पर निजीकरण को लेकर कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही है और संसद में राहुल गांधी से पीसीयूएस से जो कुछ लोग हैं वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी ने निजीकरण का मुद्दा जो है सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए सामने लाया है। बिल्कुल, देखिए पब्लिक सेक्टर्स को इस तरह से प्राइवेटाइजेशन करने को लेकर बड़ा यहां पर आरोप लगाया गया है और ये बड़ा मामला। फिलहाल आज संसद में देखिए हमले की 23वीं बरसी है। आज ही के दिन 2001 में संसद पर हमला हुआ था, आतंकियों द्वारा ये हमला किया गया था। 5 आतंकी वहां पर पहुंचे, ताबड़तोड़ गोलियां इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद पर जो हमला किया गया था उसका मुंह तोड़ जवाब संसद के अंदर वहां पर मौजूद सुरक्षा बलों ने दिया था और 5 के 5 आतंकियों को बाहर गिराया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस हमले के अंदर हमारे लगभग 8 से 9 लोग इसमें शहीद हुए थे। उसको लेकर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। तो बिल्कुल साफ तौर पर आज संसद पर हमले की 23वीं जो जयंती है वो मनाई जा रही है और 2001 में संसद पर आतंकी हमला हुआ था जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाए तो सभी शहीदों को श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता जो है मौजूद हैं, इस वक्त श्रद्धा सुमन अपना जो है वो अर्पित कर रहे हैं और ये 2001 का संसद पर आतंकी हमला कोई नहीं भूला है और उसी के चलते आज सभी जितने भी शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये कार्यक्रम रखा गया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने क्या कहा है, मैं उन बहादुरों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन हमारी संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका साहस और निस्वार्थ सेवा हमें प्रेरित करती रहती है। राष्ट्र उनका और उनके परिवारों का अत्यंत आभारी है। इस दिन मैं आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत के अटूट संकल्प को दोहराती हूं। हमारा देश आतंकी ताकतों के खिलाफ एकजुट है। राष्ट्रपति ने ये कहा है, अपने एक्स के जरिए उन्होंने पोस्ट साझा की। बिल्कुल जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाए तो उन्होंने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए ये बात कही है। जहां पर 2001 का वो आतंकी हमला और संसद को बचाते हुए अपनी जानों की आहुति देते हुए आज उन सभी को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अकाउंट एक्स पर क्या कुछ लिखा था ये भी हमने आपको कहा। और आज संसद हमले की 23वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 को संसद में हमला हुआ था। बिल्कुल, आज ही के दिन ये हमला हुआ था। सुबह 11:30 पर हमला हुआ था। 2001 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल
साफ तौर पर आज 23वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। और आपको बता दें, गाड़ी में बैठे 5 हथियारबंद संदिग्ध हमलावर थे जिन्होंने वहां पर ताबड़तोड़ हमला किया। पलक झपकते ही बाहर निकले थे हमलावर और अचानक से वहां पर गोलीबारी की थी, बमबारी की थी। अचानक से संसद के अंदर घुस गए। बिल्कुल, हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी, जिससे कई जो है वो शहीद हुए और आज उन्हें जो श्रद्धांजलि है वो दी जा रही है। और देखिए, 5 हमलावर AK-47 से पूरी तरह से लैस थे। आधुनिक हथियार उनके पास उस समय मौजूद था। बिल्कुल, 5 हमलावरों की पीठ और कंधे पर बैठ साफ तौर पर संसद के अंदर AK-47 लेकर जाना और इतना बड़ा आतंकी हमला करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी जो 2001 में हुई। और संसद का ये आतंकी हमला कोई नहीं भूला है। बिल्कुल, और पिछले साल भी आज ही के दिन संसद में एक हमला किया गया था। कुछ लोग संसद के अंदर तक घुस गए थे। वहां उन्होंने कुछ रंगों का इस्तेमाल किया गया था और कुछ लोगों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया था, जिन्हें वहां से तुरंत रूप से गिरफ्तार किया था। लेकिन अभी तक वो साफ नहीं हो पाए कि आखिर हमला किस रणनीति के साथ किया गया था, हमले के पीछे कारण क्या था, किसने हमला करवाया था। चलिए अब जरा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। झांसी में 100 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 100 लोगों पर FIR दर्ज करने का मामला सामने आया है। NIA की टीम पर हमले का मामला निकल कर आया है। NIA की टीम पर हमला किया गया था, उसी को लेकर फिलहाल 100 लोगों को इसमें FIR जो है उन पर लगी हुई है। NIA टीम ने मदरसा संचालक को छोड़ा हुआ है। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झांसी में 100 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। और ये FIR इसीलिए दर्ज की गई है क्योंकि NIA की टीम पर हमला जो है वो किया गया और NIA टीम ने मदरसा संचालक को फिलहाल छोड़ा है और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से मुफ्ती खालिद को रिहा किया गया है। मदरसा संचालक की गिरफ्तारी का विरोध जो है वो किया गया था, जिसके चलते NIA की टीम पर हमला किया गया और झांसी में 100 लोगों पर FIR दर्ज हुई। बिल्कुल, जिसे NIA की टीम ने 15 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद मुफ्ती खालिद को पुलिस ने छोड़ दिया है। झांसी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से मुफ्ती खालिद को रिहा किया गया है। लेकिन NIA अधिकारियों ने जैसे मोहम्मद से जुड़े व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी प्रचार प्रसार से जुड़े मामले में मुफ्ती खालिद के आवास पर छापा मारा था और मुफ्ती खालिद के घर पर NIA की टीम गई थी और ऑनलाइन दीनी तालीम मुफ्ती खालिद देते हैं, ये पूरा मामला है। और देश विदेशों में ऑनलाइन दीनी तालीम वो देते हैं, इसको लेकर वो छापेमारी की गई। बिल्कुल, आपको बता दें, NIA अधिकारियों ने जैसे मोहम्मद से जुड़े व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी प्रचार प्रसार से जुड़े मामलों में मुफ्ती खालिद के आवास पर जो छापा मारा था। मुफ्ती खालिद के घर पर NIA की टीम जो है वो गई थी। ऑनलाइन दीनी तालीम देते थे मुफ्ती खालिद, जिसको लेकर उनके घर पर छापा मारा गया और ये देखने को मिला कि मुफ्ती खालिद को गिरफ्तार करने के विरोध में ये प्रदर्शन जो है वो किया गया और इसी के साथ हमला भी जो है NIA की टीम पर किया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला आपके सामने है और 100 लोगों पर FIR जो है वो दर्ज की गई। इसके बाद फिलहाल NIA टीम ने मदरसा संचालक को छोड़ दिया है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से मुफ्ती खालिद को रिहा किया गया है। लेकिन 100 लोगों पर इसमें शिकंजा कसा हुआ है। झांसी में 100 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, क्योंकि ये FIR इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि वहां पर इन्होंने विरोध किया था। देखिए, मदरसा संचालक रिहा हुआ है, मुफ्ती खालिद को रिहा किया गया। बिल्कुल, इसी के साथ NIA ने मुफ्ती खालिद को छोड़ा है और ये पूरी जो मामला है आपके सामने है, जहां पर NIA की टीम पर ही हमला किया गया और मुफ्ती खालिद को गिरफ्तार करने के विरोध में ही ये प्रदर्शन जो है किया गया, जहां पर एक तरफ मुफ्ती खालिद जैसे मोहम्मद से जुड़ी तालीम जो है वो दे रहा था। आतंकवादी संबंधी गतिविधियों को लेकर हिरासत में लिया गया था। आतंकवाद से संबंधित ये पूछताछ की गई थी और उन गतिविधियों को लेकर ही उसे हिरासत में लिया गया था। लगभग 18 घंटे की पूछताछ उससे की गई, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया क्योंकि लोगों ने भी विरोध किया। लेकिन जिन्होंने इस पूरे मामले में विरोध किया था उन लोगों को गिरफ्तार बिल्कुल, पूछताछ के लिए जो है आपको बता दें कि मुफ्ती खालिद को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद ये पूरा जो मामला है सामने आया और 100 लोगों पर FIR दर्ज हुई। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मदरसा संचालक है और उस पर स्थानीय लोगों ने विरोध जो है वो किया था, क्यों, और जिसके चलते ये सामने दृश्य आए कि विरोध जो है जमकर स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। एक तरफ ये बात सामने आई कि NIA की टीम ने छापा इसलिए मारा क्योंकि वहां पर साफ तौर पर ये देखने को मिला था कि आतंकी तालीम जो है वो उससे जुड़ी दी जा रही थी।
ये जिसके चलते मामला दर्ज किया गया था, आपको बताना चाहेंगे ये बड़ा मामला, लेकिन फिलहाल उसे रिहा कर दिया है एनआई की टीम ने। और मामला देखिए, एनआई की टीम ने लगभग 15 घंटे से अधिक उससे पूछताछ की है और उसके बाद मुफ्ती खालिद को पुलिस ने छोड़ दिया है। तो अब आपको बताते हैं, किसानों के 10 महीने पूरे हो चुके हैं। इस आंदोलन के किसान लगातार डटे हुए हैं, जमे हुए हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। सरकार के सामने इस वक्त पूरी तरह से किसान सजग नजर आ रहे हैं और इस वक्त जम्मू खनौरी बॉर्डर पर जो है वो डटे हुए हैं। लगभग 10 महीने पूरे हो चुके हैं। कई बड़े किसान नेता खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे। इसमें किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल भी जानेंगे, क्योंकि कई दिनों से वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और लंबे समय से यह आंदोलन भी चल रहा है। केंद्र सरकार के सामने कई बार बातचीत भी हुई। दोनों चाहे वो किसानों का संगठन हो, किसानों के बड़े नेता हो या फिर केंद्र सरकार के लोग हों, बातचीत तो हुई रूपाली, लेकिन कोई हल नहीं। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ आज जो है 10 महीने पूरे जो है किसानों के आंदोलन को लेकर हो चुके हैं और इसके चलते आपको बता दें कि आज कई बड़े किसान नेता जो है वहां पर पहुंचेंगे। और जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगर बात की जाए तो 18वां दिन है उनके आमरण अनशन का और जितने भी बड़े किसान नेता है सब उनसे मिलने पहुंचेंगे। और एक तरफ अगर बात की जाए किसानों की, तो लगातार ये शंभू बॉर्डर और खन्नौरी में जो इनके द्वारा आंदोलन है वो किया जा रहा है। अब देखना यह है कि मुद्दा जो इनकी मांगे है, लगातार सरकार से जो मांगे की जा रही है उस पर आखिरकार सुनवाई कब होगी, क्योंकि दिल्ली जो है ये कूच करने वाले थे, हरियाणा से ये एंट्री जो है वो बंद कर दी गई, जिसके बाद शंभू और खन्नौरी बॉर्डर पर जो है इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। और आज किसान आंदोलन के चलते 10 महीने पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर आज बड़े किसान नेता एक तरफ जहाँ पर अगर बात की जाए जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने पहुंचेंगे, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कई बड़े नेता और साथ प्रधानमंत्री का जो पुतला है वो भी ये जलाएंगे। देखिए, किसानों का आंदोलन कल दिल्ली कूच करेगा। किसानों का जत्था 101 किसानों का जत्था कल दिल्ली कूच करने वाला है। पहले 2 बार किया लेकिन सफल नहीं हुआ। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ शंभू बॉर्डर पर पुलिस का कड़ा पहरा भी जो है वो देखा जा रहा है। देखिए, शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ा पहरा कर दिया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। राकेश टिकैत सहित अन्य किसान नेता पहुंचेंगे खन्नौरी बॉर्डर और इसी के साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगर बात की जाए तो उनकी हालचाल और सेहत जो है किस तरीके से है वो भी पूछेंगे। और क्योंकि 18 दिन का आमरण अनशन जो है अभी उनके द्वारा किया जा रहा है। बड़ी बात है, बिल्कुल किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हाल पूछेंगे किसान नेता। तमाम जो किसान संगठन है, उनके किसान जो नेता हैं वो उनके पास पहुंचेंगे, उनसे हालचाल जानने की कोशिश करेंगे। कल फिर दिल्ली के लिए कूच करेगा किसानों का जत्था और यहाँ पर सभी अगर शंभू बॉर्डर की बात की जाए और खन्नौरी की बात की जाए तो बड़ी संख्या में किसानों के आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो देखिए, किसान लगातार अड़े हुए हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार जरूर इसमें बीच में आ रही है कि उसने पंजाब सरकार से भी ये कहा था कि किसानों को चाहिए कि पंजाब सरकार के सामने मांगे रखें, क्योंकि हरियाणा सरकार का ये दावा 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, उसको लेकर पंजाब सरकार के सामने ही इन्हें जाना चाहिए। लेकिन जो किसान हैं वो केंद्र के सामने अड़े हुए हैं और किसान चाहते हैं कि वो दिल्ली कूच करें, दिल्ली जाएं और वहां पर सरकार के सामने रहें, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। बार बार उन्हें वहां पर लाठी डंडे या फिर कई बार जो है वो आंसू गैस के गोले भी फेंके गए, कई बार उन्हें रोके जाने की कोशिश की गई। और उसी तरह का हमने देखा जब 2 बार कूच की कोशिश की गई, 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने से पहले ही उन जत्थों को रोका गया। वहां पर जबरदस्त तरीके से गोलीबारी हुई, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की हुई, हड़कंप हुई। अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या रहेगा। क्या सरकार किसानों को लेकर गंभीर है? किसानों का यह आरोप है कि सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आती। किसान इस पूरे आंदोलन को, सरकार इस पूरे आंदोलन को हल्के में ले रही है। तो देखिए, 10 महीने पूरे हुए हैं। कई बड़े किसान नेता आज खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे, वहां पर डल्लेवाल का हाल भी जानेंगे। नवदीप चावड़ा ब्यूरो चीफ हमारे साथ पंजाब से ज्वाइन हुए हैं। नवदीप जी, किसानों का रुख फिर से दिल्ली का है, लेकिन आज 10 महीने भी पूरे हुए हैं, डल्लेवाल का हालचाल भी किसान के नेता वहां पर जानेंगे। जरा पूरा ये प्रकरण समझाइएगा, क्या आगे कदम होंगे किसानों के?
देखिए जी, बिल्कुल 13 फरवरी को आंदोलन जो था शंभू बॉर्डर और खनौरी पर शुरू हुआ था और जाहिर सी बात है चाहे 10 महीने आंदोलन के पूरे हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी चिंता सरकारों के लिए ये है क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो एक बड़े नेता हैं पंजाब के अंदर किसान यूनियन के, वो पिछले 18 दिन से आमरण अनशन हम कह सकते हैं मरण वर्ष पर हैं और उनकी हालत जो है वो लगातार बिगड़ रही है। थोड़ी देर पहले अभी जो एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें ये साफ तौर पर कह दिया गया कि उनकी किडनियों को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि इनटेक बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं और उनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब है। लगातार वजन उनका कम हो रहा है और उनको खड़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है और डॉक्टर का ये भी कहना था कि उनको कभी भी अटैक आ सकता है और उनकी मौत हो सकती है। और अगर बॉर्डर पर डल्लेवाल जैसे नेता की मौत होती है तो आप समझ सकते हैं कि एक सहानुभूति सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं रहेगा और बड़ी संख्या के अंदर एक बार फिर बॉर्डर के ऊपर किसान जो है वो इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अब बिल्कुल नदी जी के सरकारों साथ किसानों के इस आंदोलन की अगर बात की जाए, सरकार को सुनना कितना ज्यादा जरूरी है, समझना कितना ज्यादा जरूरी है और फैसला लेना तो बात की बात है, लेकिन किसानों की बात आगे जो सरकार से वो अपील कर रहे हैं कि वो सुने, उनकी मांगों को लेकर जो है कुछ फैसला सुनाया जाए, उस पर क्या कुछ लगता है कि कितना जरूरी है पहले बात सुने फिर फैसले के बारे में सोचे? देखिए, अगर पंजाब सरकार की बात करें तो यहाँ पर जब भी किसानों के आंदोलन हुए हैं तो मुख्यमंत्री ने तुरंत किसानों को बातचीत के लिए बुलाया था और पंजाब सरकार जहाँ तक फैसले ले सकती है वो फैसले भी लिए गए, यानी कि अपने स्तर पर पंजाब सरकार की तरफ से कमी नहीं की गई और यही कारण था कि पंजाब के अंदर जो बड़े आंदोलन हुए वो कहीं ना कहीं बंद हो गए। अब ये आंदोलन सीधे सीधे केंद्र सरकार के खिलाफ है क्योंकि 12 बड़ी जो मांगे हैं उसका सीधा संबंध केंद्र से है, लेकिन इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से या केंद्रीय खेती बड़ी मंत्रालय की तरफ से कोई भी बातचीत का प्रस्ताव किसान यूनियन के पास नहीं आया। और आप देखिए सरवन सिंह पंधेर जो शंभू बॉर्डर पर मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं, उनका बार बार यही कहना है कि हम दिल्ली नहीं जाना चाहते। अगर किसान से बातचीत का प्रस्ताव कोई सरकार भेजती है तो हम अपना ठीक है नवदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। किसान अड़े हुए हैं और किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार हमें बातचीत का प्रस्ताव रखती है, सरकार आगे बढ़ती है तो हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, हम दिल्ली नहीं जाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से, ब्रेक से पहले हम किसानों को लेकर बातचीत कर रहे थे, किसान लगातार अड़े हुए हैं, लेकिन अब जरा आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, और प्रयागराज दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक बहुत बड़े कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा प्रयागराज में। इन तैयारियों का जायजा खुद प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। कुंभ साहिब कैटवॉक का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी आज करने वाले हैं। तो बिल्कुल इसी के साथ आपको बात बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रयागराज दौरे पर रहने वाले हैं और इसी के चलते कई सारी सौगातें जो है उत्तर प्रदेश को दी जाएंगी। लगभग 7,000 करोड़ की सौगातें और 55 करोड़ के नई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो है आज किया जाएगा, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। दूसरी तरफ महाकुंभ की तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है और अभी जोश और खरोश के साथ सभी नेता जो है तैयारियां कर रहे हैं। और इस वक्त महाकुंभ को लेकर अगर बात की जाए, देश और दुनिया में जाना माना मेला महाकुंभ जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसका भी शुभारंभ जो है वो किया जाएगा और कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि महाकुंभ का जो मेला है वो 2025 से होने वाला है, जिसकी तैयारियों का जायजा खुद पीएम मोदी लेंगे। इतना ही नहीं, प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज मिलने वाली हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहेंगे।
देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर आज पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे। देखिए, पीएम मोदी का कार्यक्रम 12:15 पर संगम नोज पर पूजा और दर्शन होगा। 12:15 का समय निर्धारित है संगम नोज पर पूजा को लेकर। बिल्कुल, आपको बता दें कि अक्षय वट वृक्ष का पूजा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 12:40 पर यह कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। वहीं उसके 10 मिनट उपरांत यानी 12:50 पर हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन और पूजन होगा पीएम मोदी का। बिल्कुल, इसी के साथ 1:30 पर महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल को देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि तैयारियों का जायजा जो है आज उनके द्वारा लिया जाएगा। चलते ही 2 बजे का कार्यक्रम महाकुंभ के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ होना है। ये करीब 2 बजे के आसपास होना है। ये प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है जो निर्धारित है। इसके लिए क्या टाइमिंग है, क्या समय है, वो तमाम छोटी छोटी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई और अब लगभग वहां पर प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द पहुंचेंगे। 12:15 पर पहला कार्यक्रम उनका शुरू होना है, पूजन होना है। उसके बाद तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा भी लेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर प्रयागराज से महाकुंभ की तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ जो है वो करेंगे। और अगर महाकुंभ की बात की जाए, जितने उत्साहित लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उतने ही देश और दुनिया के भी हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और आज पूजा अर्चना के साथ महाकुंभ की शुरुआत की जाएगी। और न ही सिर्फ इस बड़े महाकुंभ मेले की शुरुआत, बल्कि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़ी सौगातें जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो किया जाएगा। जिसमें से एक मेजर प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो गंगा की सफाई है सबसे बड़ी बात, उसको लेकर जो है चर्चा भी की जाएगी और पूरे तरीके से उससे काम भी किया जाएगा। और ये भी देखने वाली बात है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की ये बड़ी सौगातें, नई तस्वीर जो है अमृतपाल से पहले लेकर सामने आएंगी। देखिए, पीएम मोदी अक्षय वट, सरस्वती कूप और बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन करने वाले हैं। पीएम के आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और जो भी कार्यक्रम होगा वो पूरी विधि विधान के साथ होगा, पूरे समय के साथ होगा, समय का पालन रखा जाएगा और ताकि बाकी जो कार्यक्रम बचे हुए हैं उनको भी समय रहते पूर्ण किया जाए। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अतुल सुभाष खुदकुशी, ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में खुदकुशी केस पहुंचा हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक अब ये केस पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका, अतुल सुभाष जो एआई इंजीनियर थे उन्होंने खुदकुशी की। बिल्कुल, इसी के साथ अतुल सुभाष खुदकुशी का मामला जो है सामने आएगा, जहां पर उनके द्वारा सुसाइड से पहले 90 मिनट की वीडियो जो है वो की गई थी, जिसमें पूरे कारण बताए थे कि आखिरकार वो ये फैसला क्यों ले रहे हैं, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो 24 पन्नों की फाइल जो है भेजी गई थी अपने सुसाइड से पहले, जिसको लेकर अब अतुल सुभाष खुदकुशी मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो पहुंचा है और आपको बता दें, इस सुसाइड से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अतुल सुभाष की तरफ से मेल जो है वो गई थी। ये सुसाइड नोट और 24 पन्नों का वो पूरा चिट्ठा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अतुल सुभाष द्वारा भेजा गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो दाखिल हो चुकी है। देश अगर बात की जाए पूरे इस मामले को लेकर संगीन तौर से सुप्रीम कोर्ट पर ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला जो है वो लिया जाए। और क्या कुछ है पूरा मामला, ये भी आपको बताते हैं। 10 दिसंबर को बेंगलुरु में 34 साल के एआई इंजीनियर ने आत्महत्या जो है वो की। लेकिन मामले के कुछ अंश आपके सामने। इंजीनियर ने आत्महत्या के बाद 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था और वीडियो भी छोड़ी। तो बिल्कुल अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए थे और कई सारे केस जो है पत्नी द्वारा अतुल पर फाइल किए गए थे। 4 वर्षीय बेटे को गुजारा भत्ता वसूलने का हथियार बनाने का दावा भी उन्होंने किया था अपने सुसाइड नोट में और वीडियो में। बिल्कुल, सुसाइड से पहले अतुल ने गाड़ी की चाबी अलमारी में रख दी थी। देखिए, 24 पन्नों का जो पेपर था, जो सुसाइड नोट था, बहुत कुछ बताता है। पूरे हुए और बचे हुए काम की लिस्ट जैसी जानकारियां भी रखी, जो बचे हुए काम।
बिल्कुल, अतुल ने इस कमरे में एक तख्ती भी टांगी जिस पर लिखा था न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस इज ड्यू। ये हैशटैग भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अतुल ने अपने लेटर में राष्ट्रपति के नाम भी नोट लिखा है। राष्ट्रपति को के लिए भी उन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि उनके साथ बीती है। बिल्कुल, मृतक के भाई की शिकायत के बाद एफआईआर जो है वो इन सभी पर दर्ज की गई है, जहां पर एक जज भी शामिल है जिनके पास इनका केस था। पत्नी और रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जैसे जैसे उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जिन जिन को मेंशन किया है वो तमाम इस दायरे में आ चुके हैं और उसी को लेकर अब कार्रवाई भी इस मामले में की जा रही है। बिल्कुल, जल्द ही आरोपियों से पूछताछ जो है वो पुलिस करेगी। और एक वीडियो में ये भी देखने को मिला कि जो अतुल की पत्नी थी उनकी मां वहां पे बाइक पर सवार होकर जब वहां पर टीम वहां उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचने वाली थी उससे पहले जो है वो चली गई। और ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द मांग की गई है। और इससे बड़ी बात ये देखने को आ रही है कि एक नहीं कई ऐसे मामले हैं जो पत्नी द्वारा अतुल पे केस किए गए और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए, ये भी बात सामने आई है। क्योंकि यहाँ पर न ही सिर्फ फैमिली वालों पर सवाल उठा है, जुडिशियल सिस्टम पर भी सवाल उठता हुआ नजर आया है, जहाँ पर जज ने करप्शन के तौर पर घूस जो है वो अतुल से मांगी थी। उन्होंने कहा कि जो इन कानूनों में सुधार को लेकर अपने सुझाव दें, कैसे कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए। शादी के दौरान जो भी गिफ्ट पैसा दिया जाए उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये साफ तौर पर मांगी गई अतुल ने की और ये कहा उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान रिकॉर्ड में जिक्र किया जाए। और ये 90 मिनट की सुसाइड से पहले वाली वीडियो सब कुछ सामने रख रही है और सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आ रही है, जहां पर ये देखने को मिला कि अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में पत्नी द्वारा 30 लाख जो है अतुल से मांगे गए ताकि वो अपने बच्चे से मिल सके, 3 करोड़ मांगे गए ताकि वो मामले जो है सारे अतुल से हटा दे। तो ये एक बड़ा जो ट्रैप था अतुल जिससे फंस गया था और उसके चलते एक जुडिशियल पे भी, सिस्टम पे भी सवाल उठता हुआ नजर आया, फैमिली पर भी सवाल उठता हुआ नजर आया, जिसके बाद ये फैसला जो है अतुल सुभाष द्वारा लिया गया। अपनी मौत से पहले वो 24 पन्नों का नोट और साथ ही साथ वो 90 मिनट की वीडियो पूरे देश में जो है वायरल हो चुकी है और इंसाफ की गुहार जो है वो लगा रही है। चलिए अब आपको सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त कार्यवाही जारी है। आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है। तो आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहाँ से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपकी एक गंभीर तरह रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। बताइए, आपने सुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, विश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उनके केस को, इज्जत करता हूँ संजय जी की, 100% करता हूँ, मेरी 0 करते हैं। लिखित में अनुरोध करता हूँ, लिखित में कहता हूँ, मान्यवर मुझ पर चर्चा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सके तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक कदम हो गया है कि मेरे को चिट्ठी बुझाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे, हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा, सबसे सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, बस कमजोर नहीं पड़ूंगा।
के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता। मेरा मेरा नाम लेकर बार बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधन। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। अरे भाजपा पर आइए, अरे साहब, आप अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा, तुमसे भी ज्यादा मैं इतना आपसे भी ज्यादा नहीं देना हूँ। बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। कर रहे हो आप, उनको बोलने दे रहे हो। मुझे आप बार बार वो लोग बोल रहे हैं, एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। और आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, उसके लिए एनकरेज कर रहे हैं। और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। और अरे ये क्या है? आप अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा, आप पर्पजली उनको एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ, उनको बताओ, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, अरे देश के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तारीफ आपको पसंद है। हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। आप अपनी बात सिर्फ आपको बता दें। देखो अरे आप मेरी बात ही नहीं सुनते। देखिए बिठाओ उनको, मैं सुन रहा हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आग्रह है, सदन को चलाना राष्ट्र के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। मैं अनुरोध करता हूँ कि 12 बजे Honorable members,
Sir, since morning I have been pleading, sir. But I heard lectures from that side. I don't want to give a lecture. I don't want to give a lecture. I just want to quote the rules. Sir, तुम्हारे पास कैमरा क्यों नहीं है? Why camera not here? Sir, kindly let me speak. Allow me to speak. When I raised rule 238 the other day, you reserved your ruling. Why camera not here? And yesterday, Priyanka Chowdhury's notice was dismissed based on 238(5). And leader of opposition yesterday read 238(a). And for the benefit of the others, sir, and you also, I would like to remind what is 238(a), sir. Kindly. Kindly, please. चला रहा है उधर कितने लोग किसी मिनट बोले गालियां बोल रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोल रहे हैं. Sir, no allegation of a defamatory or inflammatory nature shall be made by a member against any other member or member of the House unless the member making the allegation has given previous intimation to the chairman and also to the minister concerned. Sir, for the past 2 days, allegations have been raised against the members of this House, Mr. Sonia Gandhi, the leader of opposition, and as well as members of the other House. Sir, you are the custodian of this House, custodian of the rules. The House has to function upon the procedures and rules, sir. You have to uphold the rules. And all those I have spoken about, individual members have to be expelled. If it's a point of order, it's a point of order. Sir. No. Sir. Honorable members. Sir. दिख नहीं रहा सर. मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आज भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात कर रही है. जिस पार्टी के हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं, वो पार्टी आज वो पार्टी किसानों के हित की बात कर रही है. जिनके हाथ 750 किसानों के खून से रंगे. Honorable members, I appeal to you that you need to work in the House. I appeal to leader of the opposition and leader of the House. देखिए, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा देखने को मिल रहा है. राज्यसभा की कार्रवाई देख रहे थे आप. विपक्ष के आगे नहीं झुकूंगा, धनखड़ ने कहा है. देखिए, सभापति धनखड़ की ये बातें, सदन चलाना सभापति की जिम्मेदारी, खड़गे ने भी उन पर पलटवार किया है और ये अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा देखने को मिलता है. तो बिल्कुल तस्वीर आपके सामने थी जहां पर राज्यसभा में हंगामा देखने को मिल रहा था, जिसके चलते कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है. एक तरफ विपक्ष जो है वो पीछे नहीं हटा, लगातार बयानबाजी जो है वो की जा रही है, जिससे सभापति की भी अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी काफी सारे बयान जो है सामने आए और इस वक्त राज्यसभा की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई है, क्योंकि लगातार विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है. और आज भी वही हुआ जो उम्मीदें जताई गई थी कि पक्ष और विपक्ष में ये विवाद होगा और सदन के चलते ये माहौल किस तरीके से रहे ये सभापति की जिम्मेदारी है. इस तरीके के बयान भी विपक्ष की तरफ से सामने आए. फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए था. कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.